Hi all. Today I am discussing starting basically a new batch. CSAT का बैच है जिसको हम लोग पॉपुलरली सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं या जीएस पेपर टू भी बोलते हैं। तो वो जीएस पेपर टू को जनरली हम सीसैट बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर का थोड़ा हम पहले सबसे पहले बात करेंगे नेचर कैसा है। बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस पेपर से मैं कि पेपर क्या है, क्या करना चाहिए, हाउ टू क्वालिफाई दिस पेपर, बिकॉज ये पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर है। जब तक इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे फर्स्ट पेपर से आपका मेरिट नहीं बनेगा और आप आगे एग्जाम में मूव नहीं कर पाएंगे। इस पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 80 क्वेश्चन होते हैं, राइट। और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। जो बिगिनर है उनको पता हो जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/3 मार्क्स निगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है, राइट। तो जैसे आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक क्वेश्चन का मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, राइट। अब इसके क्वालिफाई करने के लिए जो मार्क्स आना चाहिए वो 66 मार्क्स है। 66 मार्क्स है आउट ऑफ 200 मार्क्स। 66 मार्क्स लाने की ज़रूरत है। अब इस पेपर के बारे में थोड़ा आपको हम बताएं कि ये जो पेपर है क्या टेस्ट करता है। ये पेपर आपके लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, इसी को टेस्ट करता है। तो हमेशा एग्जाम में आपको एक नया सिचुएशन देगा वेयर यू हैव टू रिएक्ट। मतलब उस सिचुएशन में आप कैसे लॉजिकली सोच पाते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करते कैसे हैं। ये इस पेपर का नेचर है। लास्ट 3-4 ईयर्स में ये पेपर थोड़ा टफर साइड में चला गया है। तो वो जो बच्चे सिंसियर हैं, फोकस्ड हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं वही क्वालिफाई कर पा रहे हैं, वैसे बाकी डिस्क्वालीफाई होते हैं। सो मास कैजुअलिटी है, काफ़ी लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इस पेपर को थोड़ा सीरियसनेस के साथ लेने की ज़रूरत है, राइट। तो हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। अब हम ये बात कर रहे हैं कि पेपर में क्या क्या आता है और कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने चाहिए, राइट। इस पेपर में 3 एरिया है मेजरली सीसैट में। वो एरिया है आपका एक जिसको हम लोग बेसिक न्यूमरेसी बोलते हैं, आप मैथ्स बोल लीजिए। दूसरा हमारा है रीजनिंग का एरिया, राइट। और तीसरा हमारा है जिसको कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वर्बल एबिलिटी। क्या बोल रहा हूँ? वर्बल एबिलिटी या लैंग्वेज एबिलिटी, राइट। हिंदी में इसी को परिच्छेद बोध ही बोलते हैं। आपको एक पैसेज देता है, छोटा या बड़ा पैसेज, और उस पर क्वेश्चन होते हैं। उस पैसेज को समझकर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। यही 3 मेजर एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट 3-4 ईयर में क्या हुआ है कि मैथ्स वाले से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। तो इससे करीब 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं और 25 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी से, प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। यही ट्रेंड है, राइट। तो क्योंकि मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा ये पेपर डिफिकल्ट हो गया है। एक चीज़ और बताएं, इस पेपर का नेचर आपके फर्स्ट पेपर से अलग है। क्यों अलग है? इसका रीज़न है कि फर्स्ट पेपर में बेसिकली नॉलेज रिट्रीवल का पेपर है। आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप अपने नॉलेज को रिट्रीव करके, मतलब रिकॉल करके किसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं। फर्स्ट पेपर जो जीएस का पेपर है, ये जो पेपर है नॉलेज रिट्रीवल का नहीं है। ये आपकी लॉजिकल एबिलिटी कितनी है या आपकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, आपको सिचुएशन देगा, आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आपके पास कैसा है, इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन होता है। तो ये प्रैक्टिस से ही आ सकता है और आपको अपनी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। मैं आपको उसी डायरेक्शन में आपको हेल्प करूंगा कैसे लॉजिकली सोचते हैं। मैंने क्वेश्चन का भी डिजाइन जो क्लास में डिस्कस करूंगा मैं कुछ उसी तरह करूंगा कि आप सोचें उस पर और उसको सॉल्व करें, राइट। अब एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए? मेरे हिसाब से एग्जाम में 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने चाहिए, क्योंकि आपका एम कभी भी 66 मार्क्स का नहीं होना चाहिए। अगर आप 66 मार्क्स के लिए एम करते हैं तो आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपका एम होना चाहिए 75 to 80 मार्क्स का, राइट। इतने का एम होना चाहिए, इतने मार्क्स आपको आने चाहिए तो आप कंफर्टेबली इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। अब मैंने बोला कि आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना चाहिए विथ एक्यूरेसी ऑफ, मतलब एक्यूरेट कितना होना चाहिए?
तो 80% एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब 10 में आप 8 सही कर रहे हैं, राइट। तो आप तैयारी ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी ठीक है। 10 में 8 आप सही कर रहे हैं, मतलब इसमें 36 क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हैं और 9 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इनकरेक्ट कर रहे हैं, राइट, इनकरेक्ट कर रहे हैं। इसमें जैसे ही 9 क्वेश्चन आपने इनकरेक्ट किया तो आपका 3 क्वेश्चन का मार्क्स माइनस हो जाएगा और 36 में से 3 क्वेश्चन चले गए तो आपके 33 या मैं कह सकता हूँ 32 टू 33 क्वेश्चन नेट में आपके करेक्ट है और आप 75 टू 80 मार्क्स के करीब ला रहे हैं और इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनका एक्यूरेसी लेवल कम है, राइट, जिनका एक्यूरेसी लेवल कम है उनको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन एक्यूरेसी कम नहीं करना है, आप जो भी करें सटीक करें। इसलिए मैंने 80% एक्यूरेसी रखा है कि 10 में आप 8 सही करें, क्योंकि आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर चुके हो, तो सफिशिएंट अपनी लॉजिकल एबिलिटी डेवलप कर लिए होते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 45 क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट लें, किस एरिया से अटेम्प्ट लें। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जी मैं रीजनिंग में एक्सपर्ट हूँ, सारा रीजनिंग अटेम्प्ट ले लूँगा, मैं वर्बल एबिलिटी में एक्सपर्ट हूँ, लैंग्वेज एबिलिटी में एक्सपर्ट हूँ, कॉम्प्रिहेंशन सारा कर लूँगा, ऐसा मैथ्स में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं मैथ्स ही सारा कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि आपको लगभग 20 क्वेश्चन मैथ से लेना चाहिए, करना चाहिए एग्जाम में, करीब 10 क्वेश्चन आपको करना चाहिए रीजनिंग से और करीब 15 क्वेश्चन आपको करना चाहिए वर्बल एबिलिटी से, कॉम्प्रिहेंशन से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसेज होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस पेपर, यू कैन नॉट मतलब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को आप सही से आंसर भी नहीं कर सकते हैं और आप इस पेपर को क्वालिफाई फिर नहीं कर पाएंगे। तो वही पैसेज अटेम्प्ट लें जो आपको समझ में आता है। इसीलिए मैंने ये प्लान किया है कि आपको 20 क्वेश्चन मैथ से करना चाहिए एग्जाम में, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से और 15 क्वेश्चन इसमें। इसलिए इतना बोल रहा हूँ करने के लिए क्योंकि होता ये है कि सारे क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होते नहीं हैं, कुछ आसान भी होते हैं, तो आप आसान जरूर पिक कर लें। ये देखिए, एक बार आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में डिसाइड कर पाएंगे कि भाई कौन सा पेपर डिफ़िकल्ट है, किस में कैलकुलेशन ज़्यादा है, किस में कम है। तो आप इजी पिक कर लें, तो इजी कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो इस पेपर में इजी क्वेश्चन को पिक करके पहले कर लें, फिर थोड़ा उसे डिफ़िकल्ट वाले कर लें, तो आप 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट ले सकते हैं ईजिली। और इसीलिए मैंने 20 क्वेश्चन मैथ से बोला है, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन बोला है और वर्बल एबिलिटी से मतलब परिच्छेद बोध से 15 क्वेश्चन बोला है, राइट। बोधगम्यता वर्बल एबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं कि भाई आप पैसेज को पढ़ के समझ पाते हैं कि नहीं और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कर पाते हैं कि नहीं, राइट। अब तो ये कि क्या अटेम्प्ट लेना चाहिए इस पेपर में मैंने बताया कि कैसे करना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ चैप्टर्स का कि क्या क्या पढ़ना है आपको और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मेरा कहने का मतलब ये है कि वो चैप्टर जिसे एवरी टाइम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं, राइट, ओके। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह रहे हैं कि जिससे एवरी ईयर क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा अभी। जो मस्ट चैप्टर्स हैं तो वो हम बात करेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर लें। मैथ्स में जो टॉपिक है वो 3 एरिया में बांट सकते हैं। एक तो जनरल अरिथमेटिक, सामान्य अंक गणित जिसको बोलते हैं। दूसरा हम बोल रहे हैं नंबर सिस्टम एलसीएम एंड एचसीएफ, ये दूसरा एरिया है। और तीसरा एरिया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का। ये 3 एरिया है बांटा, सामान्य अंक गणित जनरल अरिथमेटिक, फिर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एलसीएम एचसीएफ, और तीसरा हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी रखा है।
हिंदी में जानेंगे तो इसको क्रमचय एवं संचय बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी को प्रायिकता बोलते हैं। जनरल रिथमेटिक में जो टॉपिक हैं वो हैं परसेंटेज, पीएलडी, पीएलडी मतलब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इंटरेस्ट ब्याज, इंटरेस्ट ये ब्याज, ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब होगा। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट लाभ हानि बट्टा, परसेंटेज प्रतिशतता। अब दूसरा जो एरिया है इसका एवरेज एंड एलिगेशन, राइट। तीसरा एरिया है एवरेज एलिगेशन मतलब औसत और मिश्रण वाले क्वेश्चन, हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। तीसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसके एप्लीकेशन, अनुपात समानुपात और इसके एप्लीकेशन। फिर है हमारे पास टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी चाल। इसी चैप्टर, इसको शॉर्ट में हम लोग टीएसडी बोलते हैं, इसी चैप्टर में हम ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा वाले क्वेश्चन, रेस दौड़ वाले क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन, ये सब इसी में करेंगे। फिर हमारे पास जो चैप्टर है वो है टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का, कार्य समय। इसी में हम पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी वाले क्वेश्चन, वेजेज, वेतन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कॉन्ट्रैक्ट मनी को वर्कर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, ये सब चीज़ इसी में करेंगे, राइट। अब मैं इम्पॉर्टेंट बताता हूँ जिससे एवरी टाइम क्वेश्चन आता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो सामान्य अंकगणित परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक चैप्टर है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर है एवरेज, ये भी बेसिक चैप्टर है, इससे क्वेश्चन एवरी टाइम आता ही आता है। रेशियो, इससे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 3 बेसिक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन यूपीएससी एवरी टाइम पूछता है। बाकी चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है गैप हो जाए, 1 साल 2 साल गैप पे आ जाए या कम क्वेश्चन आए, बट परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, राइट। अब ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट ये है। एक्सक्यूज मी। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, 4 से 5 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पूछते हैं। नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ से 10 से 12 क्वेश्चन, परसेंटेज से 3-4, एवरेज से 2-3, रेशियो प्रोपोर्शन से 2-3, ये क्वेश्चन एवरी टाइम होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का, इसको छोड़ना नहीं है, इसको ढंग से करना पड़ेगा, राइट। तो ये चैप्टर सब इंपॉर्टेंट, मेरा कहने का मतलब कि एवरी टाइम दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दीज चैप्टर्स, प्रत्येक वर्ष इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या टॉपिक होगा, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोगिज्म, हिंदी में से न्याय निगमन बोलते हैं। सिलोगिज्म से क्वेश्चन 2-3 रहेगा ही रहेगा। फिर है एनालिटिकल रीजनिंग, इसके जो टॉपिक हैं हमारे वो है अरेंजमेंट, इसके बाद इसमें टॉपिक है फिर कंपैरिजन ऑफ रैंक, कंपैरिजन ऑफ रैंक। फिर है इसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध वाले क्वेश्चन, रैंकों की तुलना, क्रम व्यवस्था, अरेंजमेंट। और फिर है पजल, जिसको हम हिंदी में पहेली बोलते हैं, राइट। इससे क्वेश्चन रहेंगे एनालिटिकल रीजनिंग के, या एनालिटिकल एबिलिटी बोलते हैं। आगे मैं अभी आपको जनरल मेंटल एबिलिटी बोल रहा हूँ, डिटेल इसके बारे में।
जीएमए शॉर्ट में बोलते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य बुद्धि परीक्षण। फिर जो टॉपिक हमारा है क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग ये भी पैसेज बेस्ड ही होता है। क्रिटिकल रीजनिंग ये वर्बल एबिलिटी का ही पार्ट है। रीजनिंग की मैं बोल रहा हूँ मैं, बट ये वर्बल एबिलिटी का आजकल पार्ट है। वर्बल एबिलिटी में मतलब कॉम्प्रिहेंशन सो कॉल्ड, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग बहुत सारा पूछा जाता है आजकल, राइट। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या पहले बता दूँ। जनरल मेंटल एबिलिटी के टॉपिक में बता रहा हूँ अभी। जो इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है सिलोगिज्म, एवरी टाइम 2-3 क्वेश्चन रहेगा। एनालिटिकल रीजनिंग एज ए होल 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम आएंगे। क्रिटिकल रीजनिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन का ही पार्ट है। आजकल बहुत क्वेश्चन होंगे क्रिटिकल रीजनिंग फॉर्मेट के। अब थोड़ा सा मैं आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में बता दूं, मैं उसमें क्या क्या टॉपिक होता है। जीए में जिसको मैं शॉर्ट में लिखा हूँ सामान्य बुद्धि परीक्षण बोलते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, हिंदी में सामान्य बुद्धि परीक्षण। इसमें जो टॉपिक है क्लॉक, घड़ी, कैलेंडर के क्वेश्चन, क्यूब एंड डाइस के क्वेश्चन, घन एवं पासा हिंदी में बोलते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन, राइट। फिर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, राइट। सीरीज में नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज दोनों के क्वेश्चन होते हैं। फिर है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना हिंदी में बोलते हैं। फिर रहेगा डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चन, दिशा निर्देश का टेस्ट होता है ये क्वेश्चन। ये सब टॉपिक है क्लॉक, घड़ी, देन कैलेंडर, राइट, देन क्यूब एंड डाइस, घन में पासा हिंदी बोलते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन में घनाव, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे, सीरीज श्रृंखला वाले क्वेश्चन, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना, और फिर डायरेक्शन सेंस, दिशा निर्देश का टेस्ट का क्वेश्चन होगा। इंपॉर्टेंट क्या है इस जनरल मेंटालिटी में, देखें जो इससे एवरी टाइम क्वेश्चन आएगा, क्लॉक, कैलेंडर, एवरी टाइम क्वेश्चन, एक एक या दो दो भी हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग जनरली एक क्वेश्चन रहता है इससे, सीरीज से 2 क्वेश्चन, 3 भी हो सकता है, डायरेक्शन सेंस से 1 क्वेश्चन रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल मेंटल एबिलिटी का, क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, राइट। ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट का कहने का मतलब कि एवरी टाइम दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, जैसे पिछले 5 साल के बेसिस पर बता सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि मैंने प्रॉपर सिलेबस बता दिया, चैप्टर बता दिया, क्या इंपॉर्टेंट है क्या लेस इंपॉर्टेंट है। लेस इंपॉर्टेंट मतलब एवरी टाइम नहीं पूछ रहा है, 1-2 साल के गैप पूछ रहा है। वर्बल एबिलिटी का कोई सिलेबस है नहीं, बोधगम्यता का कोई सिलेबस नहीं। मैंने बताया क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ वर्बल एबिलिटी, बोधगम्यता कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, बाकी पैसेज ही होंगे, उसके बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ क्रिटिकल रीजनिंग टाइप का होता है, कुछ डायरेक्ट होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या टॉपिक है मैथ्स में, रीजनिंग में, और वर्बल एबिलिटी में क्रिटिकल रीजनिंग आजकल पार्ट है कि उसका क्वेश्चन उसमें बहुत सारा रहता है, राइट। अब मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो आपके बेसिक समझ के लिए मैं जनरल मेंटल एबिलिटी का एक टॉपिक पिक कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा क्लॉक का। क्या टॉपिक है? तो क्लॉक का, घड़ी वाले, राइट। यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस टॉपिक को समझें। क्लॉक में क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन कैसा आता है, किस तरह क्वेश्चन क्लॉक में पूछा जाएगा। तो क्लॉक में जो हमारे आवर हैंड होते हैं और मिनट हैंड होते हैं, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। वो पूछेंगे कि बताओ 2 बजे और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई, मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, कब दोनों एक साथ होंगे। पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का ऐसा ही होता है। या पूछेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि भाई
3 बजे और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों हैंड, घड़ी की दोनों सुई कब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, राइट। एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर पूछते हैं कि बताओ 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 4 मिनट आगे कब होगी या 7 मिनट पीछे कब होगी, ये सब क्वेश्चन होता है, राइट। फिर वो पूछेंगे कि बताओ 3 और 4 बजे के बीच घड़ी के दोनों सुई के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 60 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ठीक है। फिर वो पूछेंगे कि बताओ 4 बज के 40 मिनट पे घड़ी के दोनों के सुई के बीच में एंगल क्या होगा, नहीं, ये सब क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन रिलेटेड टू कि घड़ी कोई फास्ट हो गया है या घड़ी कोई स्लो हो गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फास्ट होना मतलब यहाँ बोलते हैं टेक्निकल टर्म में गेन कर रहा है, घड़ी तेज हो गया है, या टाइम लूज कर रहा है, घड़ी धीमी हो गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। यही सब टॉपिक है क्लॉक में जिससे क्वेश्चन आएंगे। मेनली 2 अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसी 2 अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्या है 2 अप्रोच, वो हम बात करते हैं। 2 अप्रोच हमारा क्या है। सबसे पहला अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट अप्रोच की हम बात कर रहे हैं कि क्या अप्रोच हम रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट अप्रोच टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ क्लॉक। जैसे एक क्लॉक हमने बना लिया, पहले समझो क्या अप्रोच है ये हमारा 12, ये हमारा 3, ये हमारा 6, ये 9, ये 1 जस्ट अ मिनट, 1 2 4 5 7 8 10 11 ऐसे ही रहता है घड़ी में। और यहाँ पे फिर मिनट वाले बने होते 1 2 3 4 एंड 5। तो हम करते क्या है कि देखो ये जो मिनट वाले बने हुए हैं ऐसे बने रहते हैं घड़ी में, तो 1 मिनट को 1 मिनट स्पेस बोलो या 1 किलोमीटर बोलो, तो ऐसा जो सिंबल होगा बना हुआ पॉइंट वो 60 बना होगा। तो हम इसको 60 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक मानते हैं। 60 किलोमीटर क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, वृत्ताकार ट्रैक है, राइट। 60 मिनट स्पेस ना बोल के हम इसको 60 किलोमीटर बोलते हैं। जो साधारण बोलचाल की भाषा में किलोमीटर बोलते हैं तो आसान होगा बोलना। अब आप देखो कि ये अगर मिनट सुई है तो ये 60 मिनट में ये पूरा एक चक्कर घड़ी का लगा लेगा। 12 शुरू किया तो फिर से 12 में पहुंच जाएगा ये, राइट। तो बोलेंगे हम कि मिनट वाली सुई की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, वो क्या है, तो 60 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा है, क्योंकि वो 1 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेगा। तो 60 किलोमीटर हम प्रति घंटा इसको बोल सकते हैं। अब अगर यहीं पर मान लो घंटे वाली सुई है, आवर हैंड है, तो वो 1 घंटे में 12 से कहाँ जाएगा, 1 पे जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर मूव करेगा। 1 घंटे में 12 से कहाँ, तो 1 पे, तो 5 किलोमीटर मूव करेगा। तो हम बोलेंगे कि भाई स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड क्या है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ आवर हैंड क्या है, तो 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ सोचना ये है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सापेक्ष चाल की बात करें कि अगर कोई भी 2 मूविंग बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करता हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, एक बॉडी का दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या होगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड। जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो, ट्रेन चल रही है और उसी डायरेक्शन में दूसरी ट्रेन पीछे से आती है और आगे निकलती है, तो आप एक्सपीरियंस करते हो कि आपकी ट्रेन धीमी चल रही है। तो बेसिकली आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, रिलेटिव स्पीड। और वो क्या होगा, दोनों ट्रेन का डिफरेंस। जब 2 बॉडी एक ही डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस ऑफ स्पीड, विपरीत दिशा में जाए तो रिलेटिव स्पीड सम ऑफ स्पीड होता है, जुड़ जाता है स्पीड अगर विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे देखो कि
कि भाई मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा मिनट सुई, और घंटे वाली सुई 5। इसका मतलब 1 घंटे में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 किलोमीटर आगे रहेगी। उसको बोलते हैं कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में 55 किलोमीटर गेन करती है। किसके रिस्पेक्ट में? तो घंटे वाली सुई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 घंटे में ये तो पहुंच जाएगी फिर से 12 पे, और ये घंटे वाली सुई 1 पे रहेगी। कितना आगे हो गया मिनट वाली सुई? 55 किलोमीटर। क्योंकि वैसे भी सोचो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड इन दोनों स्पीड का डिफरेंस होगा। 60 और 5 का डिफरेंस क्या होगा? 55 किलोमीटर पर आवर। मतलब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 घंटे में 55 किलोमीटर गेन करती रहेगी नेट में, है ना। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिलेटिव स्पीड क्या होगा? 60 माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, या सीधा डायरेक्टली लिख दो 60 माइनस 5, और ये क्या आ जाएगा? 55 किलोमीटर पर आवर। ये रिलेटिव स्पीड है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड क्या है? डिफरेंस ऑफ स्पीड। 60 और 5 का डिफरेंस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। 55 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितने किलोमीटर गेन करेगी, आगे होगी मिनट वाले, हाँ, घंटे वाली सुई से 55 किलोमीटर, राइट। अब एक चीज समझना है यहाँ पे हमें कि जैसे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई अगर 1 पे पहुंच गई तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी, और घंटे वाली सुई थोड़ा आगे हो घंटे वाली सुई, तो मिनट वाली सुई फिर से यहाँ पर 7 हो जाएगी आगे। तो मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से कितना आगे हो गई? 1 सर्किल। अगर, क्योंकि 12 पे तो दोनों साथ ही था, दोनों साथ ही चला यहाँ से, तो कुछ समय के बाद मिनट वाली सुई क्या होगा? फिर से घंटे वाली सुई के पास आ जाएगा। तो उस पास आने के लिए मिनट वाली सुई को 1 सर्किल मतलब 60 किलोमीटर गेन करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? तो घंटे वाली सुई के रिस्पेक्ट में। और मिनट वाली सुई 60 किलोमीटर गेन करेगी किस चीज़ से? तो रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि 1 घंटे में मिनट वाली सुई 55 किलोमीटर आगे जाती है। तो 60 किलोमीटर गेन करने के लिए मिनट वाली सुई को कितना समय लगेगा? टू मीट, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टू मीट करने के लिए किसको मीट करना है? तो घंटे वाली सुई को। टू मीट आवर हैंड, मिनट हैंड हैज टू गेन हाउ मच? हैज टू गेन 60 किलोमीटर। ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि घंटे वाली सुई भी तो चल ही रही है। समय क्या लगेगा? समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो 60 किलोमीटर गेन करना है, और चाल किस स्पीड से गेन गेन कर रहा है, मतलब पर आवर कितना आगे जा रहा है? 55 किलोमीटर। तो 55 किलोमीटर पर आवर से इसको डिवाइड कर लो, इतने ही आवर लगेंगे, ये आवर है। मतलब इतने घंटे में मिनट वाली सुई ओवरटेक कर लेगी किसको? आवर हैंड को, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि भाई मिनट हैंड मान लो यहाँ से स्टार्ट किया था, मिनट आगे बढ़ गया, आवर हैंड पीछे छूट गया, लेकिन कुछ समय के बाद मिनट वाले फिर से आवर हैंड के पास, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, साथ में होगा। तो कितना आगे है मिनट वाले सुई? कितना गेन की विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड? 60 किलोमीटर। किस स्पीड से? तो रिलेटिव स्पीड से। वो रिलेटिव स्पीड क्या है? 55, क्योंकि 1 घंटे में 55 ही आगे जाएगी, क्योंकि घंटे वाली सुई 5 किलोमीटर पर आवर चल रही है ना। तो समय क्या लगेगा? दूरी इतना गेन करना है इस स्पीड से, इतने आवर लगे। अब इसको जरा हम आगे बढ़ाएं, तो ये क्या होगा? 12, और ये क्या होगा? 11। तो 12/11 आवर। इसको मिनट में चेंज करते हैं, तो 12/11 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो इंटू 60 मिनट, 12 इंटू 60 क्या होगा? तो 720/11 मिनट, राइट। और ये क्या आएगा? 11 6 जा 66, बचा यहाँ 6 60, 11 5 जा 55, 5 शेष रहेगा, इतने मिनट। मतलब इतने मिनट के बाद मिनट वाली सुई ओवरटेक कर लेगी किसको? घंटे वाली सुई। आपको ये पता होना चाहिए, 720 को 11 से भाग दो, तो 11 6 जा 66,
यहाँ 6 आया, अब 55 यहाँ माइनस कर लो, 5 शेष आया, तो 65 5/11 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इतने समय के बाद मिनट वाली सुई फिर से आवर हैंड को ओवरटेक कर लिया। अब फिर क्या होगा, मिनट वाली सुई आगे चली जाएगी, फिर आवर हैंड पीछे छूट जाएगी, फिर उतने ही समय के बाद 65 5/11 मिनट के बाद फिर से मिनट वाली सुई आवर हैंड को ओवरटेक कर लेगी, साथ हो जाएगी। ये पहला अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही अप्रोच हम यूज करते हैं, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं। अब हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं कि घड़ी की दोनों सुई कब एक साथ होगी दिए गए समय के बीच में। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो, बिटवीन 2 and 3 o'clock व्हेन विल द टू हैंड्स बी टुगेदर। 2 और 3 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी, है ना, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करें, तो घड़ी बनाते हैं। बारह, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ये है ठीक 2 बजे, क्योंकि 2 और 3 बजे के बीच में ठीक 2 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का पोजीशन क्या होगा ठीक 2 बजे। तो ये क्या है, हमारा आवर हैंड है, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, और ये क्या है, मिनट है। ये 2 बजे की बात है। अब किलोमीटर में समझे आप, जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई से कितना पीछे है, 5 और 5 10 किलोमीटर पीछे है। तो अगर मिनट वाली सुई 10 किलोमीटर गेन कर ले विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड, तो दोनों साथ हो जाएंगे, मिनट हैंड ओवरटेक कर लेगी आवर हैंड को। तो ये 10 किलोमीटर मिनट हैंड को गेन करने के लिए किस चीज़ से गेन करेगा, रिलेटिव स्पीड से, 55 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मिनट हैंड को यहाँ पर गेन करना है कितना, 10 किलोमीटर। क्या समय लगेगा इतना गेन करने में, तो समय होगा 10 को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करो, इतने आवर लगेंगे। 5 2 जा 5 11 टाइम्स 2/11 आवर। इसको मिनट में चेंज करो तो 2 × 60/11 मिनट आएगा ये, और ये 120/11 मिनट आएगा, और ये सॉल्व हो क्या आएगा, 10/11 मिनट। मतलब 2 बजे के बाद इतना समय लगेगा मिनट हैंड को आवर हैंड को ओवरटेक करने में, मिलने में, तो साथ हो जाएंगे। तो वो टाइम होगा 2:10 मिनट, ये समय है, और यही इसका आंसर है। तो मैंने बोला कि भाई 2 और 3 बजे के बीच की बात है, तो ठीक 2 बजे क्या सिचुएशन है, किसका, तो सुई का। ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। मिनट वाली हैंड 10 किलोमीटर पीछे किससे है, तो घंटे वाली सुई से, राइट, 10 किलोमीटर पीछे। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के साथ कब होगी, जब मिनट वाली सुई ये 10 किलोमीटर गेन कर ले विद रिस्पेक्ट टू आवर हैंड, तो ओवरटेक कर ले, है ना। तो 10 किलोमीटर गेन करेगा मिनट हैंड रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि आवर हैंड तो चल ही रहा है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, मिनट हैंड 55 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा चल रहा है आवर हैंड से, तो वही दोनों स्पीड 60 और 5 का डिफरेंस जो है, तो 10 को जो गेन करना है उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करो, तो इतने आवर आ गया, 2/11 आवर। उसको मिनट में चेंज किया, 10/11 मिनट हुआ, मतलब 2 बजे के बाद इतना समय लगेगा दोनों को साथ होने में। ये क्या हो गया, 2 10 इस समय दोनों घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी, और ये टाइम क्या है, 2 और 3 बजे के बीच का है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अब आप अगला क्वेश्चन देखें, ऐसा ही ये क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन है कि 7 और 8 बजे के बीच, मतलब बिटवीन 7 and 8 o'clock व्हेन विल द टू हैंड्स बी टुगेदर। 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। फिर से वही चीज़, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो
फिर से घड़ी बनाएंगे। बारह, ये 3, ये 6, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। राइट। अब 7 बजे घड़ी के सुई का, घंटे वाली सुई का और मिनट वाली सुई का क्या पोजीशन है? देखो आप, पोजीशन क्या है 7 बजे। तो ठीक 7 बजे ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। अब देखो, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना पीछे है? 35 किलोमीटर। 5 5 5 मतलब 5 गुना 7, 35 किलोमीटर पीछे है। तो मिनट वाली सुई को 35 किलोमीटर गेन करना पड़ेगा इस घंटे वाली सुई को ओवरटेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि इस क्वेश्चन में मिनट हैंड को गेन करना है कितना? तो 35 किलोमीटर। और ये दूरी ओवरटेक करने के लिए गेन करना है, तो ऑब्वियसली कितने समय में? तो रिलेटिव स्पीड से गेन करेगा, जो भी समय लगे, क्योंकि आवर हैंड ये मूव ही कर रही है। तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, मतलब मिनट वाली सुई पर आवर घंटे वाली सुई से 55 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, उसी से गेन करेगी। तो 35 को डिवाइड करो 55 से, इतने आवर लगेंगे। 5 7 जा 5 11 जा 7/11 आवर। मिनट में चेंज करो तो 7 × 60/11 मिनट, है ना? ये आया। ये क्या होगा? 420/11 मिनट। सॉल्व करो इसको तो ये आएगा 11 3 जा 33, बचा 90, 990 90, 11 8 जा 88, 2 शेष बचेगा। इतना समय लगेगा। तो टाइम क्या होगा? 7 बजे के बाद समय है ये, 7:38 2/11 मिनट। इस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ होगी और ये टाइम क्या है? 7 और 8 बजे के बीच का है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। राइट। अब अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन है कि भाई 4 और 5 बजे के बीच व्हेन विल द टू हैंड्स बी टुगेदर? बिटवीन 4 and 5 o'clock व्हेन विल द टू हैंड्स बी टुगेदर? 4 और 5 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कब होगी? ये है। तो हम क्या करते हैं, फिर से घड़ी बनाते हैं। बारह, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और यहाँ पे 11। 4 और 5 बजे के बीच है, तो 4 बजे घड़ी के सुइयों का पोजीशन, हैंड का पोजीशन क्या होगा? तो ये हमारा आवर हैंड है और ये हमारा मिनट हैंड है। ठीक है, तो ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड। 4 बजे। अब इस समय मिनट वाली हैंड कितना पीछे है? 5 5 10 5 15 5 20 किलोमीटर पीछे है। तो मिनट हैंड को, आवर हैंड को ओवरटेक करने में 20 किलोमीटर गेन करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है। तो लिखेंगे कि भाई मिनट हैंड को गेन करना पड़ेगा कितना? तो 20 किलोमीटर। ठीक है। और रिलेटिव स्पीड से तो कितना समय लगेगा? 20/55 आवर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि 55 से क्यों डिवाइड करते हैं, 4/11 आवर। मिनट में चेंज करो तो 4 × 60/11 मिनट, मतलब 240/11 मिनट, मतलब 11 2 जा 22, बचा 20, 11 1 जा 11, 9 से इतना मिनट लगेगा। और वो 4 बजे के बाद का टाइम है, इतना समय लगेगा। 421 9/11। ये हमारा आंसर हो गया। राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसी में एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है कि
क्या क्वेश्चन है, बिटवीन 11 एंड 12 ओ क्लॉक वेन विल द टू हैंड्स बी टुगेदर। 11 और 12 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। तो आप बनाओ फिर से एक घड़ी। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। 11 और 12 बजे के बीच, तो ठीक 11 बजे क्या होगा, ये हमारा घंटे वाली सुई और ये हमारा मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना पीछे, बहुत पीछे, मतलब 55 किलोमीटर पीछे। ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड। ये कितना पीछे, 55 किलोमीटर। यहाँ से देखो, तो 55 किलोमीटर गेन करना पड़ेगा किसको, मिनट हैंड को। तो मिनट हैंड को गेन करना पड़ेगा कितना, 55 किलोमीटर, ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड से। तो 55 को 55 से डिवाइड करना पड़ेगा, आवर, मतलब 1 घंटे लगेंगे। तो क्या समय होगा उसमें, ठीक एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक। इस समय दोनों घड़ी की दोनों सुई साथ होंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि बिटवीन 11 एंड 12 पूछा है, 11 और 12 बजे के बीच। तो ये तो टाइम 12 बजे का 11 और 12 के बीच का नहीं है ना। इसका आंसर होगा नेवर, कभी नहीं मिलेंगे वो। आंसर क्या होगा, नेवर। 11 एंड 12 के बीच में घड़ी की दोनों सुई कभी भी एक साथ नहीं होंगी, ठीक 12 बजे होगी। तो यहाँ बता दूं मैं तुम्हें, 11 और 12 के बीच में घड़ी की दोनों सुई कभी साथ नहीं होती। वैसे ही 12 और 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुई कभी एक साथ नहीं होती। लेकिन 11 और 1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई एक साथ एक बार होती है। और वो टाइम क्या है, तो ठीक 12 बजे का टाइम है। वो टाइम क्या है, तो ठीक 12 बजे का टाइम है, राइट। एवरी आवर, प्रत्येक घंटे घड़ी की दोनों सुई एक साथ होती है, लेकिन 11 और 12 के बीच में नहीं, 12 और 1 के बीच में नहीं, लेकिन 11 और 1 के बीच में एक बार होती है। तुमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि इन 12 आवर्स, क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी टाइम्स द टू हैंड्स will be together। तो क्या आंसर दोगे, 11 बार, 11 टाइम्स। एंड इन 24 आवर्स कितनी बार साथ होंगे, 22 टाइम्स। कितनी बार, 22 टाइम्स। 12 बार क्यों नहीं बोला, तो मैंने बोला 11 और 1 के बीच में एक ही बार साथ होता है, ठीक 12 बजे। 11 और 12 के बीच नहीं होता, 12 और 1 के बीच में घड़ी की दोनों सुई साथ नहीं होते। बट 11 और 1 के बीच में एक बार होता है, ठीक 12 बजे। इसीलिए मैंने बोला 12 घंटे में 11 बार मिलते हैं और 24 घंटे में 22 बार दोनों घड़ी की सुई, आवर हैंड एंड मिनट हैंड, एक साथ होती है। ये भी एक क्वेश्चन की तरह ही पूछा जाता है। आई होप आप समझ रहे हैं। राइट। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया कि घड़ी की दोनों सुई कब एक साथ होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने फर्स्ट अप्रोच बताया घड़ी के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आज के लिए आपके लिए काफ़ी है। मैंने सिलेबस डिस्कस किया और घड़ी चैप्टर स्टार्ट किया और फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताया, घड़ी की दोनों सुई कब साथ होती है। पहला अप्रोच बताया कैसे घड़ी के क्वेश्चन को करते हैं। मैंने बताया कि 2 अप्रोच से क्वेश्चन करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला अप्रोच था वो बताया मैंने। सो दैट्स ऑल ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।